Good morning, children. In today's class, we will learn how to write chemical formula. The definition of chemical formula is that chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. अगर हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, तो हम इसको किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड के लिए हमें सिंबल पता होना चाहिए, सोडियम के लिए हमें सिंबल पता होना चाहिए और क्लोराइड के लिए हमें सिंबल पता होना चाहिए, राइट। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला जो आता है, जैसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, वो है NaCl। तो पहली चीज़ क्या आई हमारे पास कि अनटिल एंड अनलेस हमें सिंबल्स क्लियर नहीं है, हम केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। एक केमिकल कंपाउंड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि केमिकल फॉर्मूला में हमेशा पहले कैटायन आना चाहिए, कि अगर फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू कैटायन। सबसे पहले कैटायन आना चाहिए, कैटायन जिसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। कैटायन इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल। और जितने भी बेसिक रेडिकल होते हैं, कैटायंस होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला में कैटायन आएगा, देन उसमें हम एक एनायन जोड़ेंगे, ठीक है। एनायन एसिड से आते हैं, इसलिए हम इनको एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं, एसिडिक रेडिकल। और एसिडिक रेडिकल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो फॉर्मूला में कैटायन पहले और एनायन बाद में आएगा। कुछ कंपाउंड ज़रूर एक्सेप्शन आपको बाद में सीनियर क्लासेस में मिलेंगे, जहां आप देखेंगे कि एनायन पहले होता है, कैटायन बाद में होता है। अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ये डाउट या ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि कुछ फॉर्मूला है और उसमें जो मोस्टली आपको फॉर्मूला मिलेंगे वो होंगे एसिटेट एनायन या एसिटेट एसिडिक रेडिकल के, जिसमें हम एनायन को पहले लिखेंगे और कैटायन को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि एसिटेट के कंपाउंड अगर आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इन द कंपाउंड्स ऑफ एसिटेट आयंस, कॉमा एनायन विल कम फर्स्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा जब हम एसिटेट के कंपाउंड्स बनाएंगे। 9th लेवल पे आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे केमिकल कंपाउंड्स के, और उनके आपको अगर केमिकल फॉर्मूला लिखने होंगे तो बस एक चीज़ याद रखिए, कैटायन आपको पहले लिखना है, एनायन बाद में लिखना है, ठीक है। अब कैटायन को लिखने के लिए हमें कैटायन के सिंबल्स पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करी है जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट कैटायंस हैं उनकी लिस्टिंग करी हुई है, ठीक है। तो टेबल का नाम है लिस्ट ऑफ या टेबल ऑफ कैटायन और बेसिक रेडिकल। अब ज़रा सा हम इस टेबल को समझ लेते हैं। टेबल है, टेबल की कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, जिसमें पहली हेडिंग है नेम ऑफ द कैटायन। सबसे पहले हमने कैटायन का नाम लिया है, उसके बाद उसका फॉर्मूला और फिर उस पर चार्ज, ठीक है। तो जो थर्ड कॉलम है वो चार्ज है। अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब हम कैटायन की बात करेंगे तो दिस इज़ कन्फर्म्ड श्योर कि चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तभी कैटायन को हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस कहते हैं। और लास्ट कॉलम में वैलेंसी लिए। वैलेंसी और चार्ज में डिफरेंस होता है, हम अभी उस डिफरेंस की बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम वैलेंसी लिखेंगे, राइट, तो वो जब वैलेंसी हम लिखते हैं तो उसमें हम चार्ज यूज़ नहीं करते हैं, वैलेंसी में चार्ज नहीं आएगा। जो हमने चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव लगा रखा है वो वैलेंसी में यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। वैलेंसी को हमने बोला था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या उस एलिमेंट का कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कंबाइन करता है जितने इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में कम होते हैं
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मेटल्स के साथ या यहाँ पे जो बेसिक रेडिकल्स हमने लिखे हुए हैं उनके साथ क्या है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो जो चार्ज आता है इनके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये अपनी आउटर मोस्ट शेल के, वैलेंस शेल के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, जो 1 हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डोनेट कर देते हैं। और डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं उतना ही चार्ज उस पर्टिकुलर कैटायन के ऊपर आ जाता है। अब मेटल्स के साथ अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक है यानी जो पहला ब्लॉक होता है जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है और जिसमें 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 की जितने भी मेटल्स, उसमें मेटल्स ही होंगी, और ग्रुप 1 की जितनी भी मेटल्स हैं वो जो वैलेंसी शो करती हैं वो 1 होती है, वो मोनोवेलेंट आयंस बनाते हैं। यानी जब हम उनके चार्ज की बात करेंगे, उनके आयंस की बात करेंगे तो +1 होगा। और जो सेकेंड ग्रुप है, ग्रुप 1, हमेशा क्या बनाएगा, मोनोवेलेंट आयन बनाएगा। मोनोवेलेंट आयन का मतलब हुआ कि जब हम उनकी वैलेंसी की बात करेंगे तो उनकी वैलेंसी जो है वो 1 आई होगी, यानी इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। जैसे सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Na+ बना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जो इसकी वैलेंस शेल से पहले वाली शेल जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं वो उसकी वैलेंस शेल बन जाएगी और सोडियम स्टेबल हो जाएगा। ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं वो डाईवेलेंट कैटायन बनाते हैं, डाईवेलेंट कैटायन या आयन बनाते हैं। डाईवेलेंट का मतलब है कि जो उनकी वैलेंसी है वो वैलेंसी जो होगी वो होगी 2। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम जो है जो आयन बनाता है उसका फॉर्मूला आता है Ca2+ और वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सेम वे एल्युमिनियम जो ग्रुप 3 या ग्रुप 13 में आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, वो क्या करेगा, ठीक है, ग्रुप 3 या ग्रुप 13 कहलाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, इसको हम 3A भी कहते हैं ग्रुप को। उसमें एल्युमिनियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Al3+ का फॉर्मेशन करता है, राइट। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कैसा आयन बना रहा होगा, ये ट्राईवेलेंट कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ट्राईवेलेंट इसलिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और इसकी जो वैलेंसी आ रही है वो 3 आ रही है, राइट। तो जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3A या 3 है, इनकी वैलेंसी फिक्स होती है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक है जो मिड में आती है, S और P के बीच में आती है, उसमें जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका चार्ज फिक्स नहीं होता है, उनका चार्ज फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो वेरिएबल चार्ज शो करते हैं। सेम वे कार्बन जो भी वेरिएबल चार्ज शो करता है, यानी उसका चार्ज जो है वो 0 भी हो सकता है, कार्बन का +4 +2 माइनस में भी हो सकता है, चार्ज फिक्स नहीं होता है। अदरवाइज इन सब मेंबर्स के जो चार्जेस हैं वो फिक्स होते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम टेबल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, Na+ सिंबल है और हमने उसका चार्ज वैलेंसी लिख ली। ऐसे ही हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम हमने लिख लिया। एल्युमिनियम हमने बात करी थी, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Al3+, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, चार्ज कितना हो जाएगा +3 और वैलेंसी इसकी कितनी है 3, ट्राईवेलेंट कैटायन बनाता है। सेम वे ग्रुप 3A में ही बोरॉन आता है। बोरॉन जो है ये भी ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है और इसकी वैलेंसी 3 होगी। अब कार्बन जो है जो बेसिकली ग्रुप 4 में आता है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने C⁻n लिखा है, ठीक है। चार्ज कोई यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं किया है क्योंकि आई टोल्ड यू कार्बन का जो चार्ज है वो वेरी करता रहता है। कुछ कंपाउंड्स में कार्बन का चार्ज 0 भी आता है, कुछ में पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ +1 +2 +3 कुछ भी हो सकती है। सेम वे नेगेटिव वैल्यूज़ भी कार्बन की आती हैं चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का और आइडिया हो तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री को हम
तीन ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड हैं वो सब कार्बन से ही बनते हैं, तो कार्बन मल्टीपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। और जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, तो उसका चार्ज फिक्स नहीं रह जाता, वो वैरी करता है। तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं वेरिएबल चार्ज, ठीक है। लेकिन वैलेंसी इसकी फिक्स होती है, क्योंकि ये ग्रुप 4 में आ रहा है, तो जो उसकी वैलेंसी है वो 4 ही होगी। इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं। तो कार्बन जो है वो बेसिकली क्या है, टेट्रावेलेंट, ठीक है। फिर दो मेटल्स मैंने ली हैं यहाँ पे डी ब्लॉक से, एक है कॉपर और एक है Fe। अभी हमने बात करी थी कि जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं ये वेरिएबल चार्ज शो करते हैं, ठीक है। सिंबल तो यही रहेगा Cu, और आयरन के लिए Fe, ठीक। इसका नाम हमें यहाँ पे लिखना था तो हम नाम लिख लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉपर, कॉपर है और ये आयरन है, ठीक है। अभी कॉपर जो है वो दो आयंस बनाता है, यू कैन सी। एक Cu प्लस बन रहा है इसका, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस आयन, और दूसरा बन रहा है Cu2 प्लस। यानी कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो क्यूप्रस आयन बनाता है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो आयन बन के आएगा उसको हम कहते हैं क्यूप्रिक आयन, ठीक है। आयन में जो OUS अगर लास्ट में लगा हुआ है तो वो हमेशा लोअर चार्ज वाला आयन होगा, लोअर चार्ज, ये हर किसी के लिए ही है। और अगर लास्ट में IC आया है, यानी टर्मिनेशन जो हुआ है वो IC से हुआ है, तो ये हायर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्यूप्रस अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब कार्बन का, वो कॉपर का जो है वो लोअर चार्ज की हम बात कर रहे होंगे, लोअर चार्ज वाले आयंस की। और क्यूप्रिक की अगर बात करेंगे तो हायर चार्ज, और कॉपर दो ही चार्ज शो करता है, एक +1 और एक +2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, ये वैलेंसी की बात यहाँ पे कर तो दी है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर हम वैलेंसी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे वैलेंसी और चार्ज में डिफरेंस है, बट स्टिल फॉर्मूला राइटिंग के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आप वैलेंसी कंसिडर करेंगे कॉपर की, क्यूप्रस आयन दे रखा है तो आप 1 लेंगे, और अगर क्यूप्रिक आयन दे रखा है तो आप 2 वैलेंसी लेके चलेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ से जो प्लस हैं वो रिमूव करके यहाँ पे वैलेंसी के कॉलम में वो नंबर लिख दिया है। और यही चीज़ एप्लीकेबल होगी आयरन पे। आयरन भी दो आयन्स बनाता है, फेरस आयन और फेरिक आयन, और +2 चार्ज आता है फेरस और +3 चार्ज आता है फेरिक आयन के ऊपर। तो जब हम इनकी भी वैलेंसी लेंगे फॉर्मूला राइटिंग के लिए तो हम चार्ज हटा देंगे और वो नंबर ले लेंगे जो चार्ज के साथ लगा हुआ है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए फेरिक क्लोराइड बनाने के लिए, तो फेरिक क्लोराइड का मतलब आपको जो आयन लेना है वो आपको Fe3+ लेना है, और फिर फॉर्मूला राइटिंग के लिए आपको 3 वैलेंसी लेना पड़ेगी फेरिक के लिए। तो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, और जितने भी कैटायंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। 2 आयंस अभी भी यहाँ पे हमारे पास रह गए हैं, उन आयंस को हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं जो NCERT में दे रखे हैं। एक जिंक का आयन है और दूसरा सिल्वर का आयन है। इन 2 आयंस के साथ ये चीज़ है कि मोस्टली इनका जो हम चार्ज की बात करते हैं वो चार्ज जो है वो फिक्स होता है। सिल्वर जो है वो हमेशा +1 चार्ज ही शो करता है, यानी जो सिल्वर का आयन आएगा वो Ag+ होगा। और जिंक सारे ही कंपाउंड्स में जो चार्ज उसके ऊपर आता है वो +2 आता है, यानी जिंक का आप कोई भी कंपाउंड बनाइए, जिंक के ऊपर जो चार्ज होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो +2 ही आएगा। तो और अगर हम बात करें नंबर 11, तो हमारे पास जिंक है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Zn2+, और एक और आयन ले लेते हैं नंबर 12 सिल्वर, और सिल्वर आएगा Ag+। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, वो ये कि कैसे लिखा जाता है नंबर और प्लस माइनस का साइन, ठीक है। अगर एक चार्ज है यानी एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लस सिंबल बना देंगे वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो K+ में भी यही रहेगा कि K+1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस K+ इज सफिशिएंट। लेकिन बाकी के जो आयंस होंगे यानी डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयंस, उसमें आपको नंबर इंडिकेट करना ज़रूरी है। समटाइम्स मैग्नीशियम इज रिटन एज Mg+2 and here I have written
Mg2 प्लस, देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन जो IUPAC जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है, उसके लेटेस्ट रूल के हिसाब से द नंबर शुड कम फर्स्ट एंड उसके बाद सिंबल आना चाहिए प्लस माइनस। तो मैंने सब जगह पे इसलिए नंबर पहले लिखा है और उसके बाद प्लस का साइन लगाया है। तो आपको ये जो कैटायन के फॉर्मूला हैं ये लर्न करने ही होंगे, और इनको लर्न करने के लिए कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे के सारे हमेशा जो हैं वो मोनोवेलेंट कैटायन ही बनाएंगे। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम हमेशा +2 और एल्युमिनियम, बोरॉन +3। इस तरह से उनकी चार्ज याद रखने हैं आपको और फॉर्मूला याद रखें, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी गिवन केमिकल कंपाउंड। And this is the list of anions or acidic radical. The name as well as formula, charge or valency is written in 4 columns of this table. First 4 anions are the anions of halogens. Periodic table में जो group 7 के members हैं वो halogens कहलाते हैं, halogen, right? तो जो हेलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, यू कैन सी कि अगर Cl है, ठीक है, गैसियस एटम, तो ये Cl क्या है, ये क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये Cl माइनस बनाएगा, आयन बना लेगा, और जब आयन बनाएगा तो हम इसको अब बोलेंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो एनायंस बनते हैं उनका टर्मिनेशन जब होता है, ठीक है ना, टर्मिनेशन यानी कि हम कुछ लेटर्स जो वर्ड के या एनायन के नाम के लास्ट में लगाएंगे, जिसको हम सफिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सफिक्स आते हैं एनायंस में वो या तो आइड आते हैं, आइड लगे होंगे। आइड के जितने भी आयंस आपको मिलेंगे उसमें आपको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। सेम वे हमारे पास ITE आइट आते हैं। आइट वाले जितने भी आयंस होंगे उसमें ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन ऑक्सीजन का कंटेंट या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक जो हमारी थर्ड कैटेगरी है जिसमें ATE8 लगा होता है, इससे कम होगा, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन एटम कम होगा। तो आइट में ऑक्सीजन होती है लेकिन ऑक्सीजन इज लेस देन 8 सफिक्स वाले आयंस, उनसे कम होगी, ठीक है। और अगर ATE8 आते हैं तो इसमें एनायन के या एनायन का जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। यानी अगर कोई एक एलिमेंट है जो ये तीनों आयंस बना रहा है, जो भी हम देखेंगे इस लिस्ट में, आइड, आइट और 8, तो आप आइट में देखेंगे कि 8 से एक ऑक्सीजन एटम कम आएगा, और 8 में जो होंगे वो उस पर्टिकुलर आयन के हाईएस्ट ऑक्सीजन एटम्स होंगे, हाईएस्ट ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिख लेते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट 3 आयंस बनाता है। एक कहलाता है नाइट्राइड जिसका फॉर्मूला होता है N3-, ये है नाइट्राइड, IDE आ रहा है लास्ट में, IDE आ रहा है तो कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है NO2- इसके एनायन का, और वो होता है नाइट्राइट, ITE आ रहा है लास्ट में। और एक बनता है नाइट्रोजन का एनायन NO3-, और इसमें नाइट्रोजन के जो भी आयंस हैं उसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट यानी 3 ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं, और इसका जो टर्मिनेशन होगा वो 8 से होगा, ठीक है। तो सारे एनायंस को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, जिसमें अभी हमने जो नाइट्रोजन के एनायंस की बात करी है वो 3 एनायंस ये लिखे हुए हैं और उनके सिंबल लिखे हुए हैं, और उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा वो भी लिखा हुआ है। नाइट्राइड का जो चार्ज होगा वो याद रखिएगा -3 आता है, और नाइट्राइट और नाइट्रेट में -1 होगा। सेम वे सल्फर जो है वो भी 3 आयंस बनाता है, एक सल्फाइड, एक सल्फाइट और एक सल्फेट। तो जब सल्फाइड बनेगा तो कोई भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा और फॉर्मूला होगा S2-। तीनों ही जो आयंस हैं सल्फर के उसमें -2 ही चार्ज आता है। सल्फाइट SO3-, और सल्फेट में हाईएस्ट ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 लगे हुए हैं, SO4-, ठीक है। अब ऑक्सीजन में देख लीजिए, ऑक्सीजन के जो मोस्टली आपको मिलेंगे अभी
अप टू 9th लेवल की अगर हम बात करें, आपकी क्लास के लेवल तक के जो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने को मिलेंगे, उसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ही होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। और ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो फॉर्मूला आता है O2-, यानी चार्ज कितना आ रहा है, -2। और ये जो आयन बनाता है, इसकी जो वैलेंसी आती है वो 2 आती है। अब 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई, और वैलेंसी कितनी है, 2, तो डाई वैलेंट हो गया। और क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है, तो हमने इसको बोल दिया एनायन। तो ऑक्सीजन जो है वो डाई वैलेंट एनायन का एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम जो है वो डाई वैलेंट कैटायन का एग्जाम्पल था, ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट एनायन का एग्जाम्पल है, या फिर ये कहें ऑक्साइड जो है वो डाइवेलेंट एनायन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से ऑक्सीजन एक और एनायन बनाता है जिसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं, पर ऑक्साइड एनायन। और पर ऑक्साइड एनायन का फॉर्मूला होता है O2-, यानी 2 ऑक्सीजन एटम होंगे और ओवरऑल जो होगा हर ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा, ओवरऑल जो चार्ज आएगा फॉर्मूला में पर ऑक्साइड के, वो -2 आएगा। और अगर पर ऑक्सीजन आटम देखें तो जो चार्ज होगा वो -1 होगा, यानी 2 ऑक्सीजन पे जो -2 चार्ज है ये डिवाइड हो जाएगा, एक पे -1, दूसरे पे -1। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पर ऑक्साइड में -1 चार्ज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, और उसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। तो अगेन a request that you have to learn the formula of anions so that you can easily write the chemical formula for a compound. Ab we will see the steps that how to write, once we are familiar with cations and anions, then how to write the chemical formula for a compound. Next topic is steps to write chemical formula. अब केमिकल फार्मूला लिखने से पहले हमें समझ लें कि कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिंपल कंपाउंड्स और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई सच डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ये कंपाउंड्स को मैंने शॉर्ट में लिखा है, एल्स पूरी स्पेलिंग ये आ जाएगी। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे इसके अंदर सिंपल आयंस होंगे। सिंपल आयंस का मतलब है आयंस मेड अप ऑफ 1 एलिमेंट ओनली, ठीक है ना। तो सिंपल आयंस प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। सिंपल आयंस क्या क्या हो सकते हैं, Cl- हो सकता है, O2- हो सकता है, एसेट्रा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस। और कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होता है मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, 2 और मोर एटम्स। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकते हैं, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-, और फॉस्फेट जो फॉस्फोरस का एनायन होता है और उस पर चार्ज होता है 3-। ये सब कॉम्प्लेक्स आयंस के हैं नाम, ठीक है। तो अभी जब हम फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं तो पहले हम सिंपल कंपाउंड्स लेते हैं। सिंपल कंपाउंड्स में NCERT का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि NCERT में सबसे पहले दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखना है हमें। अब हाइड्रोजन की हमने लिस्टिंग नहीं करी थी, जो अभी हमने लिस्ट बनाई है, इसलिए हाइड्रोजन की भी बात समझ लीजिए कि हाइड्रोजन भी 2 तरह के आयंस बनाता है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो 2 तरह के आयंस बनाएगा। एक कैटायन बनाता है, H+ कैटायन बनाया गया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, ठीक है। और एक एनायन बनाता है, एनायन बनाता है, और जो एनायन है उसका नाम होता है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड। और इसमें हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप हाइड्रोजन का कैटायन लेके चलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले लगा हुआ है, हमने पहले कहा था कि कैटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो होगा वो होगा H+, और क्लोराइड का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, Cl-। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी नाम दिया गया है उसको हमें नाम लिख लेना है यहाँ पे, और फिर उसके नीचे हमें उसके सिम्बल्स लिखने हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H
और क्लोराइड में क्लोरीन प्रेजेंट है, उसका सिंबल होता है Cl. दिस इज द सेकेंड स्टेप. आई एम टेलिंग यू देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द स्टेप्स. आपसे एग्जाम में कभी स्टेप्स लिखने को नहीं आते हैं कि राइट डाउन द स्टेप्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला. आपको बस एप्लीकेशन पार्ट दिया जाता है. एप्लीकेशन पार्ट ये कि आपको नाम दे दिए जाएंगे केमिकल कंपाउंड्स के और आपको फॉर्मूला लिखने होंगे. तो वो स्टेप्स आपके माइंड में होना चाहिए कि स्टेप्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द नेम, देन बिलो दैट नेम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. और फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है, उसके नीचे आपको वैलेंसी लिखनी है. इसलिए टेबल में एक वैलेंसी का कॉलम बनाया था. वैलेंसी और चार्ज में क्या डिफरेंस आ रहा था कि जब भी हम वैलेंसी लेते हैं तो हम चार्ज जो भी आ रहा है कैटायन या एनायन पे उसको इग्नोर कर देते हैं. तो हाइड्रोजन की जो हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं वो है 1 और क्लोराइड की जो वैलेंसी है उसको भी हमने नीचे लिख लिया 1. ठीक है. चार्ज नहीं लिखना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर लिखना है, चार्ज को इग्नोर कर देना है. ठीक है. इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि हम वैलेंसी लिख रहे हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं और इंटरचेंज करने के लिए हम ये इस तरह से एरो बनाते हैं. जैसे मैथ्स में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही है. तो हमने वैलेंसीज़ को क्या किया, इंटरचेंज किया. जब हमने वैलेंसीज़ को इंटरचेंज किया तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे. अब हम लिखेंगे H और जो यहाँ पे वैलेंसी आ रही थी इंटरचेंज करके जो हमें हाइड्रोजन के साथ लिखनी है उसको हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं. तो ये हो गया H1. उसके बाद आएगा Cl. ठीक है. और Cl के नीचे क्या आ जाएगा, जो नंबर इधर हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ था, this. Now this one can be written as HCl also because this is understood कि अगर हमने यहाँ पे 1 नहीं लगाया है तो ये 1 ही होगा, 1 हाइड्रोजन का एटम और 1 Cl का एटम. और इसी के साथ साथ हमने लास्ट क्लास में जो एक कंसेप्ट समझा था एटॉमिसिटी. अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, तो एटॉमिसिटी आ रही है 2. एक हाइड्रोजन का एटम है, एक Cl का एटम है. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सिंबल इज H. सल्फाइड सल्फर का आयन होता है तो सल्फर का सिंबल इज S. राइट. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की जो वैलेंसी होती है या सल्फाइड आयन की जो वैलेंसी की हमने बात करी थी वो आएगा 2. अभी हमें इंटरचेंज करना है, क्रॉसओवर करना है, तो हमने इस तरह से ये एरो बना के दिखा दिए. आपको एग्जाम में भी यही ऐसे ही करना होगा, एरो बना के आपको दिखाने होंगे. अब आप नंबर्स को इंटरचेंज कर दीजिए तो दिस विल बिकम H2. 2 को हमें लाइन से थोड़ा नीचे लिखना है एंड देन S. और फिर से हम 1 नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि S का एक एटम उसमें प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला आ गया H2S. राइट. अब ले लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द नेम मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम symbol is Mg. Chloride symbol is Cl for chlorine. Valency of magnesium is fixed, it is 2. और जब क्लोराइड की बात करेंगे तो it is 1. Now we will interchange this and we will get the formula MgCl2. So the formula for magnesium chloride is MgCl2. Let's take another example. Calcium oxide. Calcium is Ca. Oxide is the anion of oxygen. Symbol is O. कैल्शियम की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड भी क्या करता है, 2 ही वैलेंसी शो करता है, डाईवैलेंट एनायन बनाता है. इंटरचेंज करेंगे तो अभी इंटरचेंज करके क्या आ रहा है हमारे पास, Ca2O2. और अभी एक चीज़ इसमें क्या हो सकती है, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि अगर यहाँ सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो, डिविजिबल हो, तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है. ये भी जाएगा 2 1 2 और ये भी 2 1 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का 2 आ रहा है. तो अगर कुछ ये वाली सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके तब फॉर्मूला लिखेंगे और इसका फॉर्मूला आएगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO. अब यही चीज़ हम दूसरे एक कंपाउंड पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑक्साइड इज O. एल्युमिनियम की वैलेंसी की हमने बात करी थी तो 3 थी और ऑक्साइड क्या था, 2 था.
और हमने इंटरचेंज किया, फॉर्मूला क्या आ गया, Al2O3। अभी कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इन दो नंबर के लिए अगर निकालेंगे तो एक सेम नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं आ रहे हैं, तो इट विल रिमेन एज Al2O3। हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। जहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है हम वहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम फिर से एक और फॉर्मूला पे लगा के सीख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हमने बात करी थी कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 आएगी, और ऑक्साइड कितना है 2। अच्छा, हमने फॉर्मूला तो पहले लिखा ही नहीं, सिंबल। तो कार्बन के लिए C और ऑक्सीजन के लिए O, ठीक है। अब कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 आ रहा है, इंटरचेंज किया तो वी विल गेट C2 और O4। अभी देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 1 आया, 2 आया, फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास, CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फॉर्मूला आएगा CO2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो ये कि एक नंबर होना चाहिए जिससे दोनों सबस्क्रिप्ट वाले नंबर डिवाइड हो रहे हों। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हों तो फिर डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके आपको फॉर्मूला लिखना है। ये लास्ट 3 एग्जाम्पल्स हैं आज की क्लास के, और इनको हम किस हेडिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स विद कॉम्प्लेक्स आयंस। यानी इसमें आइदर दोनों आयंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, यानी कैटायन और एनायन, या फिर एक आयन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम का फॉर्मूला हमने वो लिस्ट में नहीं किया था, तो अमोनियम होता है, अमोनियम आयन जो है वो बेसिकली ज़्यादातर आई टोल्ड यू कैटायंस जो हैं वो मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन जो अमोनियम आयन है ये जो बनाता है कैटायन या पॉजिटिव आयन, उसमें नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला आता है, राइट। इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो +1 होता है अमोनियम पे। अमोनियम का हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया NH4, तो रूल नंबर 1 जो हमने बात करी थी वो सेम है, फॉर्मूला एज इट इज़ लिखेंगे Cl, ठीक है। और उसके ऊपर जितना चार्ज आ रहा है उसको हम साइन हटा के, मतलब प्लस या माइनस के बिना लिखना है हमें। तो अमोनियम पे कितना है 1, और क्लोराइड पे भी कितना होता है 1, और उसके बाद हमें इंटरचेंज कर देना है। यानी सारे स्टेप्स वही आ रहे हैं जो हमने सिंपल कंपाउंड्स के लिए सीखे थे। तो डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट ये रहता है इसमें कि कैटायन या एनायन अगर कॉम्प्लेक्स है, यानी उसमें एक से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व हैं, और अगर वो 2 टाइम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आ रहा है तो फिर विद इन ब्रैकेट हम उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन या कैटायन तो है अमोनियम, ठीक है, लेकिन ये 1 टाइम आ रहा है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, मतलब विद इन ब्रैकेट करके, और हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसको हम एल्युमिनियम सल्फेट में समझ लेते हैं। एल्युमिनियम Al, सल्फेट SO4, एल्युमिनियम 3 सल्फेट 2, इंटरचेंज किया, और हमारे पास देखिए क्या आ रहा है Al2 और SO4 होल थ्राइस। तो अब जब हम SO4 को लिखेंगे तो विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, और ये 3 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। बस इतना सा ही डिफरेंस है फॉर्मूला राइटिंग में जब हम कॉम्प्लेक्स आयन के लिए लिखते हैं, कि इफ़ आयन इज़ कॉम्प्लेक्स और अगर वो फॉर्मूला में 2 या 3 टाइम्स आ रहा है तो हम फिर वो टाइम्स जो हैं हम उसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, और ये बहुत अंडरस्टूड है। अब इसी फॉर्मूला को अगर आपने ब्रैकेट के बिना लिखा होता तो Al2SO4 3 कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं। तो जस्ट क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, उसको विद इन ब्रैकेट कर देते हैं। तो दिस वन इज़ रॉन्ग नोटेशन एंड दिस वन इज़ करेक्ट नोटेशन। सोडियम नाइट्रेट का केस देख लेते हैं। सोडियम इज़ Na, नाइट्रेट इज़ NO3, ठीक है। फॉर्मूला हमने भी सीखा था, चार्ज 1, इस पर भी चार्ज 1, इंटरचेंज किया NaNO3। कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि NO3 एक ही बार आ रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। फॉस्फेट आयन का कोई एग्जाम्पल नहीं किया था, इसलिए एक आयन यहाँ पे हमने और लिख लिया है। रूल्स वही रहने हैं। सिंबल लिखा, फॉस्फेट इज़ PO4, सोडियम पे 1 चार्ज होता है, तो बिना साइन के प्लस पॉजिटिव नेगेटिव के हमने 1 लिख दिया, और फॉस्फेट पे 3 होता है। इंटरचेंज करेंगे तो वी विल गेट Na3 और PO4। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट।
So this is sufficient for today's class. Thank you so much, students.